हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका अपने चैनल आज क्लास में। आज की इस वीडियो में भौतिकी के काफ़ी महत्वपूर्ण 100 ऑब्जेक्टिव प्रश्न हम आपको बताएंगे। ये जो 100 ऑब्जेक्टिव प्रश्न है ये आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। और इस 100 ऑब्जेक्टिव प्रश्न को अगर आप शुरू से लेके अंत तक देख लीजिएगा, अच्छी तरीके से याद कर लीजिएगा, तो फाइनल बोर्ड परीक्षा में आपका भौतिकी से एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा, ये हमारा गारंटी है। तो वीडियो को प्लीज आप लोग शुरू से लेके अंत तक देखिएगा। और चैनल को अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और सब्सक्राइब करने के बाद एक बेल आइकन आता है तो बेल आइकन को दबा के ऑल पे कर लीजिएगा, ताकि जब भी लाइव क्लास हो तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। तो आइए शुरू करते हैं पहले नंबर प्रश्न से। तो पहला नंबर प्रश्न है कि किस दर्पण में छोटा प्रतिबिंब बनता है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। यहाँ पे आपको बताना है कि किस दर्पण में छोटा प्रतिबिंब बनता है। तो उत्तल दर्पण में छोटा प्रतिबिंब बनता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न, 2 नंबर प्रश्न है कि मानव नेत्र के किस भाग पर प्रतिबिंब बनता है। यहाँ पे आपको बताना है कि मानव नेत्र के किस भाग पर प्रतिबिंब बनता है। तो रेटिना या दृष्टि पटल पर बनता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे डी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न, 3 नंबर प्रश्न है कि तारे क्यों टिमटिमाते हैं। यहाँ पे आपको बताना है कि तारे क्यों टिमटिमाते हैं। तो तारे अपवर्तन के कारण से टिमटिमाते हैं, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न, 4 नंबर प्रश्न है कि ओजोन परत किस हानिकारक विकिरण से हमें रक्षा प्रदान करता है। यहाँ पे आपको बताना है कि ओजोन परत किस हानिकारक विकिरण से हमें रक्षा प्रदान करता है। तो पराबैंगनी किरण से हमें रक्षा प्रदान करता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न, 5 नंबर प्रश्न है कि डॉक्टरी क्षेत्रों में कौन सा दर्पण का प्रयोग किया जाता है। यहाँ पे आपको बताना है कि डॉक्टरी क्षेत्रों में कौन सा दर्पण का प्रयोग किया जाता है। तो अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। भौतिकी के काफी महत्वपूर्ण 100 ऑब्जेक्टिव प्रश्न हम आपको बताएंगे, तो एक भी प्रश्न आप लोग स्किप मत कीजिएगा। वीडियो को प्लीज आप लोग शुरू से लेके अंत तक देखिएगा। और वीडियो को अभी तक आप लाइक नहीं किए हैं तो प्लीज आप लोग वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न, 6 नंबर प्रश्न है कि ग्रेफाइट होता है। यहाँ पे आपको बताना है कि ग्रेफाइट होता है। तो ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक होता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न, 7 नंबर प्रश्न है कि आवेश के प्रवाह की दर को क्या कहते हैं। यहाँ पे आपको बताना है कि आवेश के प्रवाह की दर को क्या कहते हैं। तो विद्युत धारा कहते हैं, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न, 8 नंबर प्रश्न है कि प्रकाश के किरणों के समूह को क्या कहते हैं। यहाँ पे आपको बताना है कि प्रकाश के किरणों के समूह को क्या कहते हैं। तो किरण पुंज कहते हैं, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न, 9 नंबर प्रश्न है कि किस यंत्र की सहायता से रक्तदाब मापा जाता है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। यहाँ पे आपको बताना है कि किस यंत्र की सहायता से रक्तदाब मापा जाता है। तो स्फाइग्नोमीटर से मापा जाता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न, 10 नंबर प्रश्न है कि बैटरी से किस प्रकार की धारा प्राप्त होता है। यहाँ पे आपको बताना है कि बैटरी से किस प्रकार की धारा प्राप्त होता है। तो बैटरी से दिष्ट धारा प्राप्त होता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न, 11 नंबर प्रश्न है कि विद्युत जनित्र किस सिद्धांत पर कार्य करता है। यहाँ पे आपको बताना है कि विद्युत जनित्र किस सिद्धांत पर कार्य करता है।
तो विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 12 नंबर प्रश्न है कि चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं किस ध्रुव से निकलती हैं। यहाँ पे आपको बताना है कि चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं किस ध्रुव से निकलती हैं, तो ये उत्तरी ध्रुव से निकलती हैं, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 13 नंबर प्रश्न है कि ओजोन परत पाया जाता है। यहाँ पे आपको बताना है कि ओजोन परत पाया जाता है, तो ओजोन परत वायुमंडल की ऊपरी सतह में पाया जाता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 14 नंबर प्रश्न है कि प्रिज्म कितने सतहों से घिरा होता है। यहाँ पे आपको बताना है कि प्रिज्म कितने सतहों से घिरा होता है, तो प्रिज्म 5 सतहों से घिरा होता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 15 नंबर प्रश्न है कि बिजली की घंटी किस सिद्धांत पर कार्य करता है। यहाँ पे आपको बताना है कि बिजली की घंटी किस सिद्धांत पर कार्य करता है, तो चुंबकीय प्रभाव के सिद्धांत पर कार्य करता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। भौतिकी के काफी महत्वपूर्ण 100 ऑब्जेक्टिव प्रश्न हम आपको बताएंगे, तो एक भी प्रश्न आप लोग स्किप मत कीजिएगा। वीडियो को प्लीज आप लोग शुरू से लेके अंत तक देखिएगा, और वीडियो को अभी तक आप लाइक नहीं किए हैं तो प्लीज आप लोग वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 16 नंबर प्रश्न है कि किस दर्पण में प्रतिबिंब का आकार हमेशा वस्तु के आकार के बराबर होगा। यहाँ पे आपको बताना है कि किस दर्पण में प्रतिबिंब का आकार हमेशा वस्तु के आकार के बराबर होगा, तो समतल दर्पण में होगा, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 17 नंबर प्रश्न है कि आकाश का नीला रंग होने का क्या कारण है। यहाँ पे आपको बताना है कि आकाश का नीला रंग होने का क्या कारण है, तो प्रकाश का प्रकीर्णन है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 18 नंबर प्रश्न है कि चुंबकीय क्षेत्र का मान ध्रुवों पर होता है। यहाँ पे आपको बताना है कि चुंबकीय क्षेत्र का मान ध्रुवों पर होता है, तो ध्रुवों पर सबसे अधिक होता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 19 नंबर प्रश्न है कि लेंस की क्षमता निकालने का सूत्र है। इसमें से आपको बताना है कि कौन लेंस की क्षमता निकालने का सूत्र है, तो P बराबर 1/f है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 20 नंबर प्रश्न है कि स्पेक्ट्रम में किस रंग के झुकाव अधिक होता है। यहाँ पे आपको बताना है कि स्पेक्ट्रम में किस रंग की झुकाव अधिक होता है, तो बैगनी रंग का झुकाव सबसे अधिक होता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे डी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 21 नंबर प्रश्न है कि दर्पण सूत्र क्या होता है। यहाँ पे आपको बताना है कि दर्पण सूत्र क्या होता है, तो 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f होता है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 22 नंबर प्रश्न है कि आवृत्ति का एसआई मात्रक क्या होता है। यहाँ पे आपको बताना है कि आवृत्ति का एसआई मात्रक क्या होता है, तो आवृत्ति का एसआई मात्रक हर्ट्ज होता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 23 नंबर प्रश्न है कि बल का एसआई मात्रक क्या होता है। यहाँ पे आपको बताना है कि बल का एसआई मात्रक क्या होता है, तो बल का एसआई मात्रक न्यूटन होता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 24 नंबर प्रश्न है कि विशिष्ट प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या होता है। यहाँ पे आपको बताना है कि विशिष्ट प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या होता है, तो विशिष्ट प्रतिरोध का एसआई मात्रक ओम मीटर होता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 25 नंबर प्रश्न है कि अस्थाई चुंबक किसका बना होता है। यहाँ पे आपको बताना है कि अस्थाई चुंबक किसका बना होता है, तो ये इस्पात का बना होता है, इसे आपको याद रखना है।
यहाँ पे डी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 26 नंबर। 26 नंबर प्रश्न है कि चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं होती हैं, यहाँ पे आपको बताना है कि चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं होती हैं तो बंद वक्र होती हैं, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 27 नंबर। 27 नंबर प्रश्न है कि ओम के नियम में कौन अचर राशि है, यहाँ पे आपको बताना है कि ओम के नियम में कौन अचर राशि है, तो ताप अचर राशि है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। भौतिकी के काफी महत्वपूर्ण 100 ऑब्जेक्टिव प्रश्न हम आपको बताएंगे, तो एक भी प्रश्न आप लोग स्किप मत कीजिएगा। वीडियो को प्लीज आप लोग शुरू से लेके अंत तक जरूर देखिएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 28 नंबर। 28 नंबर प्रश्न है कि लंबाई बढ़ाने से चालक तार का प्रतिरोध पर क्या असर पड़ता है, यहाँ पे आपको बताना है कि लंबाई बढ़ाने पर चालक तार के प्रतिरोध पर क्या असर पड़ता है, तो चालक तार का प्रतिरोध बढ़ता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 29 नंबर। 29 नंबर प्रश्न है कि सीएनजी का मुख्य घटक क्या है, यहाँ पे आपको बताना है कि सीएनजी का मुख्य घटक क्या है, तो सीएनजी का मुख्य घटक मीथेन गैस है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 30 नंबर। 30 नंबर प्रश्न है कि मृगमरीचिका किस कारण से बनता है, यहाँ पे आपको बताना है कि मृगमरीचिका किस कारण से बनता है, तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण से बनता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 31 नंबर। 31 नंबर प्रश्न है कि हीरा का अपवर्तनांक कितना होता है, यहाँ पे आपको बताना है कि हीरा का अपवर्तनांक कितना होता है, तो 2.42 होता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे डी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 32 नंबर। 32 नंबर प्रश्न है कि लंबाई बढ़ाने पर चालक तार का प्रतिरोध, तो चालक तार का प्रतिरोध बढ़ता है, यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 33 नंबर। 33 नंबर प्रश्न है कि साइड मिरर के रूप में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है, यहाँ पे आपको बताना है कि साइड मिरर के रूप में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है, तो उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 34 नंबर। 34 नंबर प्रश्न है कि अंतर्राष्ट्रीय ओजोन दिवस किस दिन को मनाया जाता है, यहाँ पे आपको बताना है कि अंतर्राष्ट्रीय ओजोन दिवस किस दिन को मनाया जाता है, तो 16 सितंबर को मनाया जाता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 35 नंबर। 35 नंबर प्रश्न है कि किसकी सहायता से हम किसी वस्तु को देखते हैं, यहाँ पे आपको बताना है कि किसकी सहायता से हम किसी वस्तु को देखते हैं, तो प्रकाश की सहायता से हम किसी वस्तु को देखते हैं, यहाँ पे डी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 36 नंबर। 36 नंबर प्रश्न है कि नींबू के रस का पीएच मान लगभग कितना होता है, यहाँ पे आपको बताना है कि नींबू के रस का पीएच मान लगभग कितना होता है, तो 2.2 होता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 37 नंबर। 37 नंबर प्रश्न है कि तरंग दैर्घ्य को किस में मापते हैं, यहाँ पे आपको बताना है कि तरंग दैर्घ्य को किस में मापते हैं, तो तरंग दैर्घ्य को एंगस्ट्रॉम में मापते हैं, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 38 नंबर। 38 नंबर प्रश्न है कि वायुमंडल में कितना प्रतिशत नाइट्रोजन गैस पाया जाता है, यहाँ पे आपको बताना है कि वायुमंडल में कितना प्रतिशत नाइट्रोजन गैस पाया जाता है, तो 78% पाया जाता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 39 नंबर। 39 नंबर प्रश्न है कि तड़ित चालक किसका बना होता है, यहाँ पे आपको बताना है कि तड़ित चालक किसका बना होता है, तो तांबा का बना होता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 40 नंबर। 40 नंबर प्रश्न है कि मोमबत्ती रासायनिक ऊर्जा को किस रूप में बदलता है, यहाँ पे आपको बताना है कि मोमबत्ती रासायनिक ऊर्जा को किस रूप में बदलता है,
तो प्रकाश ऊर्जा के रूप में बदलता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 41 नंबर। 41 नंबर प्रश्न है कि स्विच किस तार में लगाया जाता है। यहाँ पे आपको बताना है कि स्विच किस तार में लगाया जाता है। तो स्विच हमेशा गर्म तार में लगाया जाता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 42 नंबर। 42 नंबर प्रश्न है कि पवन चक्की को चलने के लिए हवा का चाल कम से कम कितना होना चाहिए। यहाँ पे आपको बताना है कि पवन चक्की को चलने के लिए हवा का चाल कम से कम कितना होना चाहिए। तो 15 किलोमीटर प्रति घंटा होना चाहिए, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 43 नंबर। 43 नंबर प्रश्न है कि जब नेत्र लेंस धुंधला या अपारदर्शी हो जाता है तो उसे कौन सा दोष कहते हैं। यहाँ पे आपको बताना है कि जब नेत्र लेंस धुंधला या अपारदर्शी हो जाता है तो उसे कौन सा दोष कहते हैं। तो उसे मोतियाबिंद कहते हैं, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे डी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 44 नंबर। 44 नंबर प्रश्न है कि वह यंत्र जिससे छोटी वस्तु को बड़ा करके देखा जाता है उसे क्या कहते हैं। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। यहाँ पे आपको बताना है कि वह यंत्र जिससे छोटी वस्तु को बड़ा करके देखा जाता है उसे क्या कहते हैं। तो उसे सूक्ष्मदर्शी कहते हैं, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 45 नंबर। 45 नंबर प्रश्न है कि प्रकाश की चाल कितनी होती है। यहाँ पे आपको बताना है कि प्रकाश की चाल कितनी होती है। तो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 46 नंबर। 46 नंबर प्रश्न है कि लेंस बनाने में किसका प्रयोग नहीं किया जाता है। यहाँ पे आपको बताना है कि लेंस बनाने में किसका प्रयोग नहीं किया जाता है। तो लेंस बनाने में मिट्टी का प्रयोग नहीं किया जाता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 47 नंबर। 47 नंबर प्रश्न है कि चुंबक के कितने ध्रुव होते हैं। यहाँ पे आपको बताना है कि चुंबक के कितने ध्रुव होते हैं। तो चुंबक के 2 ध्रुव होते हैं, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 48 नंबर। 48 नंबर प्रश्न है कि प्रकाश किस प्रकार का तरंग है। यहाँ पे आपको बताना है कि प्रकाश किस प्रकार का तरंग है। तो जो प्रकाश है ये अनुप्रस्थ तरंग है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 49 नंबर। 49 नंबर प्रश्न है कि स्पष्ट देखने की न्यूनतम दूरी कितनी होती है। यहाँ पे आपको बताना है कि स्पष्ट देखने की न्यूनतम दूरी कितनी होती है। तो 25 सेंटीमीटर होती है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 50 नंबर। 50 नंबर प्रश्न है कि इनमें से चुंबकीय पदार्थ कौन सा है। इसमें से आपको बताना है कि चुंबकीय पदार्थ कौन सा है। तो लोहा है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। भौतिकी के काफी महत्वपूर्ण 100 ऑब्जेक्टिव प्रश्न हम आपको बताएंगे, और ये जो 100 ऑब्जेक्टिव प्रश्न है ये आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा के लिए काफी महत्वपूर्ण है। और इस 100 ऑब्जेक्टिव प्रश्न को अगर आप अच्छी तरीके से पढ़ लेते हैं, याद कर लेते हैं, तो फाइनल बोर्ड परीक्षा में भौतिकी से आपका एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा, ये हमारा गारंटी है। तो वीडियो को प्लीज आप लोग शुरू से लेके अंत तक जरूर देखिएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 51 नंबर। 51 नंबर प्रश्न है कि वैसा धारा जो एक ही दिशा में प्रवाहित होता है उसे क्या कहते हैं। यहाँ पे आपको बताना है कि वैसा धारा जो एक ही दिशा में प्रवाहित होता है उसे क्या कहते हैं। तो उसे दिष्ट धारा कहते हैं। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 52 नंबर। 52 नंबर प्रश्न है कि किस रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है। यहाँ पे आपको बताना है कि किस रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है। तो लाल रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 53 नंबर।
53 नंबर प्रश्न है कि प्रिज्म का अपवर्तन कोण कितने डिग्री का होता है। यहाँ पे आपको बताना है कि प्रिज्म का अपवर्तन कोण कितने डिग्री का होता है। तो प्रिज्म का अपवर्तन कोण 60 डिग्री का होता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 54 नंबर प्रश्न है कि विभवांतर का एसआई मात्रक क्या होता है। यहाँ पे आपको बताना है कि विभवांतर का एसआई मात्रक क्या होता है। तो विभवांतर का एसआई मात्रक वोल्ट होता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 55 नंबर प्रश्न है कि धारा मापने वाले यंत्र को क्या कहते हैं। यहाँ पे आपको बताना है कि धारा मापने वाले यंत्र को क्या कहते हैं। तो आमीटर कहते हैं, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 56 नंबर प्रश्न है कि दोपहर के समय सूर्य कैसा प्रतीत होता है। यहाँ पे आपको बताना है कि दोपहर के समय सूर्य कैसा प्रतीत होता है। तो श्वेत प्रतीत होता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 57 नंबर प्रश्न है कि ताप बढ़ाने पर चालक के प्रतिरोध पर क्या असर पड़ता है। यहाँ पे आपको बताना है कि ताप बढ़ाने पर चालक के प्रतिरोध पर क्या असर पड़ता है। तो प्रतिरोध बढ़ता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 58 नंबर प्रश्न है कि ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी गैस कौन सा है। यहाँ पे आपको बताना है कि ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी गैस कौन सा है। तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 59 नंबर प्रश्न है कि चंद्रमा पर खड़े अंतरिक्ष यात्री को आकाश कैसा दिखाई देता है। यहाँ पे आपको बताना है कि चंद्रमा पर खड़े अंतरिक्ष यात्री को आकाश कैसा दिखाई देता है। तो काला दिखाई देता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे डी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 60 नंबर प्रश्न है कि पवनों का देश किसे कहा जाता है। यहाँ पे आपको बताना है कि पवनों का देश किसे कहा जाता है। तो पवनों का देश डेनमार्क को कहा जाता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 61 नंबर प्रश्न है कि आमीटर को किस क्रम में जोड़ा जाता है। यहाँ पे आपको बताना है कि आमीटर को किस क्रम में जोड़ा जाता है। तो आमीटर को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 62 नंबर प्रश्न है कि इंद्रधनुष बनता है। यहाँ पे आपको बताना है कि इंद्रधनुष बनता है तो सूर्य की विपरीत दिशा में बनता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 63 नंबर प्रश्न है कि मानव नेत्र कार्य करता है। यहाँ पे आपको बताना है कि मानव नेत्र कार्य करता है। तो मानव नेत्र कैमरे की तरह कार्य करता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 64 नंबर प्रश्न है कि यदि किसी चालक तार की लंबाई दुगुनी कर दी जाए तो प्रतिरोध होगा। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। यहाँ पे आपको बताना है कि यदि चालक तार की लंबाई दुगुनी कर दी जाए तो प्रतिरोध होगा, तो प्रतिरोध भी दुगुना हो जाएगा, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 65 नंबर प्रश्न है कि निर्गत किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को क्या कहते हैं। यहाँ पे आपको बताना है कि निर्गत किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को क्या कहते हैं। तो निर्गत कोण कहते हैं, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 66 नंबर प्रश्न है कि प्रकाश गमन करता है। यहाँ पे आपको बताना है कि प्रकाश कैसे गमन करता है। तो प्रकाश सीधी रेखा में गमन करता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 67 नंबर प्रश्न है कि चुंबक के सजातीय ध्रुवों में क्या होता है। यहाँ पे आपको बताना है कि चुंबक के सजातीय ध्रुव यानी एक जैसे ध्रुवों में क्या होता है। तो हमेशा विकर्षण होता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 68 नंबर प्रश्न है कि विद्युत फ्यूज किस सिद्धांत पर कार्य करता है। यहाँ पे आपको बताना है
कि विद्युत फ्यूज किस सिद्धांत पर कार्य करता है, तो ये ऊष्मीय प्रभाव के सिद्धांत पे कार्य करता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 69 नंबर प्रश्न है कि पानी का अपवर्तनांक कितना होता है। यहाँ पे आपको बताना है कि पानी का अपवर्तनांक कितना होता है, तो पानी का अपवर्तनांक 1.33 होता है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। भौतिकी के काफी महत्वपूर्ण 100 ऑब्जेक्टिव प्रश्न हम आपको बताएंगे, और ये जो 100 ऑब्जेक्टिव प्रश्न है ये आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा के लिए काफी महत्वपूर्ण है। और इस 100 ऑब्जेक्टिव प्रश्न को अगर आप अच्छी तरीके से पढ़ लेते हैं, याद कर लेते हैं, तो फाइनल बोर्ड परीक्षा में भौतिकी से एक भी प्रश्न आपका नहीं छूटेगा, ये हमारा गारंटी है। तो वीडियो को प्लीज आप लोग शुरू से लेके अंत तक जरूर देखिएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 70 नंबर प्रश्न है कि छड़ चुंबक को स्वतंत्र रूप से लटकाने पर किस दिशा में रुकता है। यहाँ पे आपको बताना है कि छड़ चुंबक को स्वतंत्र रूप से लटकाने पर किस दिशा में रुकता है, तो उत्तर और दक्षिण दिशा में रुकता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 71 नंबर प्रश्न है कि उत्तल लेंस कैसा होता है। यहाँ पे आपको बताना है कि उत्तल लेंस कैसा होता है, तो जो उत्तल लेंस होता है ये बीच में मोटा होता है और किनारे पर पतला होता है, तो यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 72 नंबर प्रश्न है कि वास्तविक प्रतिबिंब कैसा होता है। यहाँ पे आपको बताना है कि वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा कैसा होता है, तो जो वास्तविक प्रतिबिंब होता है ये हमेशा उल्टा होता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 73 नंबर प्रश्न है कि कौन सा रंग दूर से भी स्पष्ट दिखाई देता है। यहाँ पे आपको बताना है कि कौन सा रंग दूर से भी स्पष्ट दिखाई देता है, तो लाल रंग दिखाई देता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 74 नंबर प्रश्न है कि प्रकाश की चाल सबसे पहले किसने ज्ञात किया। यहाँ पे आपको बताना है कि प्रकाश की चाल सबसे पहले किसने ज्ञात किया, तो रोमर ने ज्ञात किया, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 75 नंबर प्रश्न है कि वैसा किरण पुंज जो एक दूसरे के समानांतर जाता है उसे क्या कहते हैं। यहाँ पे आपको बताना है कि वैसा किरण पुंज जो एक दूसरे के समानांतर जाता है उसे क्या कहते हैं, तो उसे समानांतर किरण पुंज कहते हैं। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 76 नंबर प्रश्न है कि श्वेत प्रकाश में कितने रंग होते हैं। यहाँ पे आपको बताना है कि श्वेत प्रकाश में कितने रंग होते हैं, तो 7 रंग होते हैं, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 77 नंबर प्रश्न है कि जिस दर्पण का परावर्तक सतह समतल हो उसे क्या कहते हैं। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। जिस दर्पण का परावर्तक सतह समतल हो उसे क्या कहते हैं, तो उसे समतल दर्पण कहते हैं। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 78 नंबर प्रश्न है कि दर्पण की लंबाई को क्या कहते हैं। यहाँ पे आपको बताना है कि दर्पण की लंबाई को क्या कहते हैं, तो दर्पण का द्वारक कहते हैं, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 79 नंबर कि वह रेखा जो वक्रता केंद्र और ध्रुव से होकर जाता है उसे क्या कहते हैं। यहाँ पे आपको बताना है कि वह रेखा जो वक्रता केंद्र और ध्रुव से होकर जाता है उसे क्या कहते हैं, तो उसे प्रधान अक्ष या मुख्य अक्ष कहते हैं। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 80 नंबर प्रश्न है कि अवतल दर्पण में जब वस्तु अनंत पे हो तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। यहाँ पे आपको बताना है कि अवतल दर्पण में जब वस्तु अनंत पे हो तो वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा, तो फोकस पे बनेगा, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 81 नंबर प्रश्न है कि उत्तल दर्पण में किस प्रकार का प्रतिबिंब बनता है। यहाँ पे आपको बताना है कि उत्तल दर्पण में किस प्रकार का प्रतिबिंब बनता है, तो छोटा और सीधा बनता है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 82
82 नंबर प्रश्न है कि दूध से दही बनना कौन सी परिवर्तन है। यहाँ पे आपको बताना है कि दूध से दही बनना कौन सी परिवर्तन है, तो ये रासायनिक परिवर्तन है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 83 नंबर प्रश्न है कि पराबैंगनी किरण के कारण मनुष्य में कौन सा रोग उत्पन्न होता है। यहाँ पे आपको बताना है कि पराबैंगनी किरण के कारण मनुष्य में कौन सा रोग उत्पन्न होता है, तो त्वचा कैंसर उत्पन्न होता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 84 नंबर प्रश्न है कि पदार्थ की चौथी अवस्था क्या है। यहाँ पे आपको बताना है कि पदार्थ की चौथी अवस्था क्या है, तो प्लाज्मा है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे डी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 85 नंबर प्रश्न है कि प्रोटॉन पर कौन सा आवेश होता है। यहाँ पे आपको बताना है कि प्रोटॉन पर कौन सा आवेश होता है, तो प्रोटॉन पे धन आवेश होता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 86 नंबर प्रश्न है कि चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं होती हैं, तो ये बंद वक्र होती हैं और काल्पनिक होती हैं, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 87 नंबर प्रश्न है कि गंगा प्रदूषण के कारक है। यहाँ पे आपको बताना है कि गंगा प्रदूषण के कारक हैं, तो शहरों का कचरा है, मृतकों की राख है, उद्योगों का कचरा है, ये सभी गंगा में ही डाला जाता है, तो इनमें से सभी क्या हो जाएगा, गंगा प्रदूषण के कारक हो जाएगा। यहाँ पे डी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 88 नंबर प्रश्न है कि वायुमंडल को कितने परतों में बांटा गया है। यहाँ पे आपको बताना है कि वायुमंडल को कितने परतों में बांटा गया है, तो 5 परतों में बांटा गया है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 79 नंबर प्रश्न है कि बायोगैस का मुख्य घटक है। यहाँ पे आपको बताना है कि बायोगैस का मुख्य घटक है, तो बायोगैस का मुख्य घटक मीथेन गैस है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 90 नंबर प्रश्न है कि मलबे के नीचे दबे हुए लोगों को पता लगाने के लिए किस यंत्र की मदद ली जाती है। यहाँ पे आपको बताना है कि मलबे के नीचे दबे हुए लोगों को पता लगाने के लिए किस यंत्र की मदद ली जाती है, तो इंफ्रारेड कैमरे की मदद ली जाती है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 91 नंबर प्रश्न है कि इनमें से कौन विनाशकारी आपदा है। यहाँ पे आपको बताना है कि इनमें से कौन विनाशकारी आपदा है, तो जो भूकंप होता है ये विनाशकारी आपदा होता है। यहाँ पे डी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 92 नंबर प्रश्न है कि अपवर्तन के कितने नियम हैं। यहाँ पे आपको बताना है कि अपवर्तन के कितने नियम हैं, तो अपवर्तन के 2 नियम हैं। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 93 नंबर प्रश्न है कि जूल प्रति कूलम बराबर होता है। यहाँ पे आपको बताना है कि जूल प्रति कूलम बराबर होता है, तो जूल प्रति कूलम किसके बराबर होता है, तो ये वोल्ट के बराबर होता है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 94 नंबर प्रश्न है कि किसी चालक से प्रवाहित विद्युत धारा वास्तव में होता है। यहाँ पे आपको बताना है कि किसी चालक से प्रवाहित विद्युत धारा वास्तव में होता है, तो इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह होता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 95 नंबर प्रश्न है कि विद्युत चुम्बक बनाने के लिए किस प्रकार का छड़ का प्रयोग किया जाता है। यहाँ पे आपको बताना है कि विद्युत चुम्बक बनाने में किस प्रकार के छड़ का उपयोग किया जाता है, तो नरम लोहा के छड़ का प्रयोग किया जाता है। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 96 नंबर प्रश्न है कि फ्यूज तार के लिए कौन सा कथन सत्य है। यहाँ पे आपको बताना है कि फ्यूज तार के लिए कौन सा कथन सत्य है, तो जिसका प्रतिरोध अधिक हो और गलनांक कम हो,
तो यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 97 नंबर प्रश्न है कि किस रंग का विचलन अधिक होता है। यहाँ पे आपको बताना है कि किस रंग का विचलन अधिक होता है, तो बैगनी रंग का विचलन अधिक होता है। यहाँ पे डी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 98 नंबर प्रश्न है कि गोलीय दर्पण में फोकसांतर एवं वक्रता त्रिज्या के बीच क्या संबंध है। तो F बराबर यहाँ पे 2R होता है। यहाँ पे देखिए क्या होता है कि R बराबर 2F होता है। इसे आपको याद रखना है क्योंकि जो वक्रता त्रिज्या होता है ये फोकस दूरी के दुगुना होता है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 99 नंबर प्रश्न है कि किस दृष्टि दोष में निकट की वस्तु स्पष्ट दिखाई देती है। यहाँ पे आपको बताना है कि किस दृष्टि दोष में निकट की वस्तु स्पष्ट दिखाई देती है। तो निकट दृष्टि दोष में दिखाई देती है, इसे आपको याद रखना है। ये थोड़ा सा उल्टा होता है। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अंतिम प्रश्न 100 नंबर प्रश्न है कि निम्न में से कौन चुंबकीय पदार्थ नहीं है। इसमें से आपको बताना है कि कौन चुंबकीय पदार्थ नहीं है। तो पीतल चुंबकीय पदार्थ नहीं है। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। भौतिकी के काफी महत्वपूर्ण 100 ऑब्जेक्टिव प्रश्न बता चुके हैं जो आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा के लिए काफी महत्वपूर्ण है। और इसमें से जो भी प्रश्न आपको याद ना हो तो प्लीज आप लोग उसे नोटबुक पे लिख के जरूर याद कर लीजिएगा। और ये रहा आपके लिए होमवर्क प्रश्न, इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। और हमारे वेबसाइट पे अभी मैथ का लाइव टेस्ट चल रहा है, तो अभी तक आप मैथ का लाइव टेस्ट नहीं दिए हैं तो यहाँ से जाके आप लोग डायरेक्ट वेबसाइट पे जाइएगा और मैथ का टेस्ट दीजिएगा। और ये रहा आपके लिए होमवर्क प्रश्न कि बिजली की इस्त्री में किस धातु का प्रयोग किया जाता है। ए ऑप्शन है लोहा का, बी ऑप्शन है तांबा का, सी ऑप्शन है टंगस्टन का, डी ऑप्शन है नाइक्रोम का। तो जो भी ऑप्शन आपको सही लगे वो आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। और वीडियो को अभी तक आप लाइक नहीं किए तो प्लीज आप लोग वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के पास इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। और चैनल को अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए, मन लगा के पढ़ाई कीजिए। टेक केयर एंड बाय।